जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दिग्गज क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में हमारे किसानों ने बहुत सारा आंदोलन किया था। तो दोस्तों, बहुत सारे आंदोलनों से क्वेश्चंस उठता है, पूछ लेगा कि पावना आंदोलन कब हुआ था, किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, कारण क्या थे उसके आंदोलन की शुरुआत के। तो दोस्तों, संपूर्ण भारत में होने वाले किसान आंदोलनों की यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। जितने भी किसान आंदोलन हुए थे, इस वीडियो में बहुत छोटा वीडियो होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको इतनी रोचक जानकारियां मिलेंगी कि आप चाहे जिस एग्जाम्स में बैठेंगे, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अगर किसान आंदोलन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली उन्हें सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक कि भारत में हुए प्रमुख किसान आंदोलन। ठीक, तो हम शुरू करते हैं 58 के बाद किसान विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि 1857 में जो हमारा विद्रोह हुआ था झांसी वाला, तो वहीं से शुरू होता है किसान विद्रोह आंदोलन। वही एक ऐसी चिंगारी थी जिसकी वजह से पूरे भारत में सभी लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए, अपने अपने क्षेत्रों को लेकर लड़ना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले 1857 के बाद के किसान विद्रोह के कुछ प्रमुख कारण आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ फैक्ट जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको देगा जानकारी आपके पास रहेगी ही नहीं तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो जैसे देखिए कि किसान, अब जैसे मान लीजिए मेंस का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी ये सारे फैक्ट अगर आप उस एक साथ ऐड करते हैं तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो क्लास है, चाहे प्री में यूज करिए, मेंस में यूज करिए, यानी पूरी तरह से आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। तो देखिए, पहला कारण यह था किसान आंदोलन का 1857 के बाद जो किसान आंदोलन हुए, पहला कारण यह था कि नई भू राजस्व प्रणाली वो लोग लागू कर दिए थे, जिससे किसानों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। इसकी वजह से क्या किए कि विद्रोह आंदोलन चालू कर दिए। दूसरा क्या है कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां बनाई, इन्होंने बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई जो इनके खिलाफ थी प्यारे बच्चों। फिर आता है औपनिवेशिक न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था भी की, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन्होंने औपनिवेशिक और न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी की है कि इसके चलते किसानों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो रहा था। फिर क्या था कि छोटे उद्योग धंधों को नष्ट होने से खेती लायक जमीन पर अधिक बोझ पड़ा, अर्थात जैसे ये लोग नील की खेती करवाते थे, जैसे भी आपसे कह दीजिए चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो किसके लिए था, तो आपको बता देते हैं 3/20 भाग पे ये नील की खेती के लिए था। इसे 3 कटिया पद्धति भी बोलते हैं, 3 कटिया। ठीक, तो अर्थात इसमें ये क्या था, 3 भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। हम आपको बता देते हैं कि अगर जहां नील की खेती होती है वहां दोबारा कोई फसल लगभग 4-5 साल तक नहीं उगती है। तो क्या होता था कि उद्योग धंधों को नष्ट होने से खेती लायक जमीन पर अधिक बोझ पड़ गया, क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा वहां पे हर जगह पे क्या किए थे, नील की खेती करवा लिए, 4-5 साल तक उद्योग धंधे सब नष्ट हो गए, खेती लायक जमीन ही नहीं बची। तो वही ये बात कह रहा है, लगान की ऊंचे दर, अवैध कर, भेदभावपूर्ण बेदखली और जमींदार क्षेत्रों में बेगारी से किसान परेशान हो गए। वही बात जो हम आपको बताए कि किसान 4-5 साल जब उनके यहाँ खेतों में क्या हुआ, कुछ उत्पादन हुआ ही नहीं, तो वो क्या हुए कि बेगारी से किसान परेशान हो गए प्यारे बच्चों। फिर कर के बोझ से छुटकारा पाने के लिए किसानों ने महाजनों से ऋण लेना शुरू किया और उनके जाल में फंस गए, जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों ने सुसाइड कर लिया और बहुत सारे किसानों ने क्या किया, उनके यहाँ गुलामी करना शुरू कर दिया। तो इसी की वजह से प्रमुख किसान आंदोलन बहुत सारे हुए थे। तो अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो ये इतने पॉइंट किसी भी आंदोलन में उठाकर एज इट इज रख दीजिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे आकर फिर से मिलिए। यही पूरा ये जितना हम आपको टॉपिक बताएंगे, देखिए 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, यही 5 टॉपिक उठाकर रख दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, पढ़ाने के लिए बहुत सारे पेड बैच आपको सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन फ्री में कोई कुछ भी नहीं देगा। हम आपको शुरू से ही वादा किए हैं कि आपको जितना भी मैटर होगा, सब लोग जो पेड में देते हैं हम आपको फ्री में देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, थोड़ा सा परिवार बड़ा बनाइए, हमको भी कुछ इनकम होने लगे तो हम आपको जितना हो सकता है पूरा का पूरा पेड वाला जो मैटर होता है, जो सब लोग पैसे में बेचते हैं, हम आपको पूरा का पूरा फ्री यहाँ पे बताएंगे और सबसे अच्छी क्वालिटी में देंगे प्यारे बच्चों। ये आपसे मेरा वादा रहा। तो चलिए आगे चलते हैं। एक पॉइंट थोड़ा सा और देख लीजिए कि देशी और विदेशी इस जाल को तोड़ने की किसानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्हें लगने लगा कि इन सब का कारण उपनिवेशिक शासन पद्धति है और औपनिवेशिक राज्य का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपराध का रास्ता चुना। अर्थात उनको लगा कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, ये लोग ऐसे नियम कानून बनाए हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, अपराध का रास्ता चुना। अर्थात उन्होंने आंदोलन वगैरह ये सब करना शुरू किया, चोरी चुपके उन लोग की हत्या करना शुरू कर दिए। और देखिए, जमीन से वंचित बहुत सारे किसानों ने डकैती, लूट और हत्याएं करना शुरू कर दिया। वही जो हम आपको बताएं कि उन्होंने आगे चल के बहुत सारी लूट एवं हत्याएं
प्रारंभ कर दिए। कौन? अब जिसके पास खाने के लिए नहीं रहेगा, 4-5 साल नहीं खाएगा तो वो ये सब करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए, फिर आता है नील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों में सबसे प्रमुख अगर आंदोलन आपसे कहा जाए, जो बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो है आपका नील विद्रोह आंदोलन। ये 1859 से 60 के बीच में आता है। आरओ का पेपर दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का दे रहे हैं, यूके पीसीएस का, एमपीपीसीएस का, बीपीएससी का, तो वहां सब में ये पूछता है नील आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1859 से 1860, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सन हो जाता है। सबसे बड़ा एवं संगठित विद्रोह जो हम आपको बताए, और ये विद्रोह क्षेत्र का इसका था पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र था। तो याद रखिएगा, नील विद्रोह जो होता है ये बंगाल के किसान जो थे वो करते हैं 1859 से लेकर 1860 तक, 1 साल चलता है ये विद्रोह। किसानों को जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। वही बात जो हम आपको शुरू में बता दिए थे कि 3/20 भाग पे किसानों को नील की खेती करवाते थे, जबकि वे चावल उगाना चाहते थे। चावल जिसके लिए जमीन अधिक उपजाऊ थी, जो जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, अगर उसमें भी आप नील की खेती करेंगे फिर भी 4-5 साल के लिए वहां पे कुछ होने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। फिर आगे देखिए, ज्यादातर नील उत्पादक यूरोपीय थे और वो छोटी सी रकम किसानों को अग्रिम देकर उनसे करार लिखवा लेते थे, जिसने नील की कीमतें बाजार में कम दर्ज दी जाती थी, जिससे उन्हें करार लिखवा लेते थे, साइन करवा लेते थे कि आप इसके अलावा 3-4 साल तक कुछ भी नहीं बो सकते हैं, जिसने नील की कीमतें बाजार में से कम दर्ज करा दी जाती थी। किसान चाहकर भी अग्रिम राशि वापस करार से मुक्ति नहीं पा सकते थे। तो इस स्थिति में क्या करेगा किसान, जब वो मजबूर है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और नील की खेती करवा रहे हैं, लेकिन वो जो जमीन है वहां पे धान की खेती होनी चाहिए, तो क्या करेगा मजबूरी में, अपराध का रास्ता अपनाएगा। क्या करेगा प्यारे बच्चों, अपराध का रास्ता अपनाएगा। तो वही आगे होता है, आप लोग ध्यान देखिए, आगे देखिए, अत्याचार इस हद तक बढ़ गया कि अब करार लिखवाना भी बंद कर दिया। सीधे लाठी के दम पर उनकी औरतों को पीटकर, खेतों को जलाकर, आतंकित करके ये काम करना शुरू कर दिए। कौन? ये सब कर रहे थे अंग्रेज अधिकारी, जिससे क्या होता है, किसानों में बहुत ज्यादा आक्रोश आता है। उसके बाद क्या होता है कि 1857 में भक्षक को ही रक्षक बनाकर न्यायपालिका में 29 नील उत्पादकों और एक जमींदार को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया। शुरुआत में जब 1859 के मध्य में कलारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्राकर ने सरकारी आदेश को पढ़ने में भूल कर दी और पुलिस को आदेश दिया कि नील विवाद वाली जमीन पर किसान अपनी मर्जी से फसल उगा सकते हैं। किसानों को अपने शोषण का अंत दिखा और उन्होंने अर्जियां भेजना शुरू कर दिया, परंतु कुछ उन्हें हासिल नहीं हुआ। हासिल कहां से होगा, जब पूरी मिली भगत सरकार है अंग्रेजों की, तो उसमें चाहे आप 1000 अर्जियां लिख कर भेज देंगे तो क्या कोई सुनवाई होने वाली है, तो आप बताएंगे जी नहीं होने वाली है। तो वही आगे होता है कि उनके कोई कुछ भी नहीं हासिल होता है। तो आगे देखिए, सितंबर 1859 में नदिया जिले के गोविंदपुर, ये सब नदिया जिला वगैरह सब पश्चिम बंगाल में आप कभी जाएंगे तो वहां पे मिलेगा। ये नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में नील उत्पादक के भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आएगा कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो ऑप्शन में आपको नील आंदोलन लगाना है। नील आंदोलन की शुरुआत 1859 से 60 के बीच में 1 साल के लिए होती है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है प्यारे बच्चों, और नील की खेती को लेकर होती है। ये फैक्ट के रूप में आप हमेशा के लिए दिमाग में गठिया लीजिएगा। आगे देखिए, सरकार ने जब बलपूर्वक किसानों का प्रयोग किया तो किसानों ने हिंसा का रास्ता अपना लिया और हमले को नाकाम कर दिया। इसी से प्रेरित होकर दूसरे क्षेत्रों में किसानों ने नील की खेती इनकार कर दिया। मतलब इसके खिलाफ होकर बहुत सारे किसानों में एकता की भावना आई और उन लोगों ने भी ये नील की खेती करना बंद कर दिया। किसानों को लगान बढ़ाने की धमकी देने से उन्हें लगान देना ही बंद कर दिया। उन्होंने एक बार धमकी भी दी कि आपके लगान बढ़ा देंगे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अर्थात नील की खेती नहीं करते हैं। उत्पादकों के विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए, धन एकत्र किया गया और उत्पादकों के सहायकों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस एकजुटता के कारण उत्पादकों ने कारखाने बंद करना शुरू कर दिए। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसका बहुत सक्रिय भूमिका निभाई और इससे किसानों को बल मिला, अर्थात कुछ संपन्न वर्गों ने किसानों का साथ दिया। यहाँ बुद्धिजीवियों का मतलब है कि कुछ पढ़े लिखे लोग, संपन्न वर्ग के लोगों ने किसानों का साथ दिया, जिससे किसानों को बल मिला। बुद्धिजीवियों ने अखबारों में, लेखों में, जनसभाओं में आयोजित करी और सरकार को किसानों के संबंध में ज्ञापन सौंपे, अर्थात किसानों को बताया कि हम आपके साथ में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा संपादित हिंदू पैट्रियट, देखिए यहाँ पे एक फैक्ट निकल के आ रहा है कि हिंदू पैट्रियट नामक एक समाचार पत्र है जिसके लेखक हरीश चंद्र मुखर्जी जी हैं। और इस पैट्रियट विशेष में उल्लेखनीय है कि उन्होंने किसानों की समस्याओं के विषय में मई 1860 में लिखा कि पश्चिम बंगाल अपने किसानों पर गर्व महसूस होना चाहिए। शक्ति, धन, राजनीतिक शिक्षा और यहाँ तक कि नेतृत्व के अभाव के बावजूद किसानों ने जो आंदोलन चलाया वह अब तक दुनिया में किसी भी आंदोलनों को किसी भी मायने में
काम नहीं है। ठीक, मतलब कि अब हम लोग आपके साथ में हैं, अब आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र, इनको आप याद करिए, इनका एक पेपर है नील दर्पण, ठीक, इसको याद रखिए, नामक नाटक के माध्यम से, सॉरी, इनका एक नाटक है और एक बुक भी है नील दर्पण नामक, के माध्यम से किसानों की स्थिति को प्रस्तुत किया। इन्होंने जगह जगह पर रंगमंच प्रस्तुत किया नील दर्पण नाम से। नील दर्पण मतलब वही नील की खेती, अर्थात नील को दर्पण में दिखाए वो उन्होंने क्या किया कि कुछ कलाकारों के माध्यम से सभी को जागरूक किया कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है। तो सबके अंदर एक करुणामयी भावना उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों। फिर क्या होता है कि इन सब का प्रभाव उस समय विकसित हो रही राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी वर्ग पर भी पड़ा, वही बात जो भी हम आपको बता चुके हैं, जिससे आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा ली। सरकार ने स्थिति को गंभीरता से देखते हुए नील आयोग का गठन किया। सरकार को भी लगा कि ये तो बात गलत है, तो उन्होंने एक नील आयोग का गठन करते हैं प्यारे बच्चों। इस आयोग के सुझाव के अनुसार सरकार ने अधिसूचना जारी की और किसानों को आश्वासन दिया कि नील उत्पादन करने के लिए उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। अगर उनका मन होगा, अगर करना होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक, और सभी मामलों को वैधानिक तरीके से सुलझाया जाएगा, ये भी नील आयोग की सिफारिश की गई। उत्पादकों ने अपने कारखाने बंद करने शुरू कर दिए और 1807 में विवाद समाप्त हो गया, अर्थात आंदोलन को यहीं पे समाप्त कर दिया गया प्यारे बच्चों। देखिए दोस्तों, तो हम आपको बता चुके थे नील आंदोलन, आप लोग समझ गए कि 1859-60 के बीच में पश्चिम बंगाल में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक दो भाइयों ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और बाद में चल के एक नील आयोग बनता है, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं कि बताते हैं कि अब सरकार, मतलब बाद में ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ता है। तो उसमें जो नील दर्पण नामक नाटक प्रस्तुत किए थे, हरिश्चंद्र का क्या नाम था उसको भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा एक और था चट्टोपाध्याय वाली जो बुक थी, उसको भी याद, आपको समाचार पत्र था उसको भी याद रखिएगा। तो नील आंदोलन किस प्रकार समाप्ति होती है, अब हम लोग देखने वाले हैं पावना विद्रोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावना विद्रोह का संबंध 1873 से लेकर 76 तक है। तो कितना साल चला, तो आप बताएंगे 3 साल तक चला। नील दर्पण और नील आंदोलन कब चला, तो 1 साल चला था। बंगाल में ही भी ये भी शुरू होता है। 1870 के दशक में जमींदारों ने कानूनी सीमा से अधिक कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक, क्या करते हैं, जमींदारों ने कानूनी सीमा, जो कानून बना था कितना कर लगेगा, जमींदार लोग क्या किए, मनमानी कर रहे थे और अधिक कर लगा रहे थे। किसके ऊपर लगा रहे थे, तो आप बताएंगे कमजोर वर्ग के किसानों के ऊपर लगा रहे थे प्यारे बच्चों। बढ़ते असंतोष के चलते पूर्वी बंगाल के पावना जिले, एक पावना जिला है, इस आंदोलन का नाम ऐसे उठा के पावना नहीं रख दिए, एक जिला है, उस जिला के किसानों ने इस विद्रोह को 1873 से लेकर 76 के बीच में शुरू किया था। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम पड़ता है पावना विद्रोह। तो बढ़ते असंतोष के चलते पूर्वी बंगाल के पावना जिले के आसुप शाही परगने किसानों ने एक संघ की स्थापना करते हैं। वही बात जो हम आपको बताए थे, पावना एक समृद्ध जिला था, ये एक संपन्न जिला था जहां दोहरी फसल होती थी, साथ में ये जूट का भी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। अर्थात यहाँ पे धान की भी खेती होती थी और जूट की भी खेती होती थी। आगे देखिए, 1859 अधिनियम 10 के अंतर्गत काश्तकारों को जमीन पर जो कब्जे के अधिकार मिले थे उसको भी जमींदारों ने खुद के पक्ष में करना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, किसान पागल हो जाएगा। तो किसान संघ ने लगान हड़ताल कर दी, वही बात कि बढ़ा हुआ कर चुकाने से मना कर दिया और संघ ने जमींदारों पर मुकदमे भी किए और धनराशि भी इकट्ठा की। धीरे धीरे ये संघ अपने स्थानों पर बने और किसानों ने मुख्यतः कानूनी लड़ाई लड़ी। हिंसक वारदातें कम ही रही थी। किसानों ने हिंसा का सहारा तब लिया जब अदालत के फैसले में बाधा पहुंचाई गई, तब किसानों ने हिंसा का सहारा लिया, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। इस आंदोलन के उद्देश्य सीमित ही थे, जैसे कि मापन पद्धति में बदलाव हुआ, गैर कानूनी करों को जो जमींदार ज्यादा लेते थे उसको खत्म कर दिया गया और कर के कुछ कमी करवाना। लेकिन यह आंदोलन अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध नहीं था, बल्कि इसमें किसान नेताओं ने नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ हमारी महारानी के रैयत होना चाहते हैं। तो पूछेगा कि किस किसान आंदोलन में यह नारा दिया गया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, तो आप बताएंगे ये पावना विद्रोह में दिया गया था, जिसकी शुरुआत 1873 एवं 76 के बीच में होती है। 3 सालों तक यह आंदोलन चलता है। बंगाल के पावना जिले में इसकी शुरुआत होती है, याद रखिएगा। हालांकि विद्रोह 1885 तक चला, जब तक बंगाल काश्तकारी कानून नहीं बना तब तक, लेकिन बहुत सारे मामले इससे पहले ही सरकारी दबाव और बीच बचाव को हल कर लिए गए। यहाँ तक कि कई जमींदारों ने किसानों का संगठन की शक्ति के डर से समझौता भी कर लिया। समझौता क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब कर लिए डर के मारे, इसलिए क्योंकि सभी में एकता की भावना आ गई थी।
आगे चलिए। जहां आंदोलन शांतिपूर्ण रहा वहां सरकार ने भी तटस्थ रुख अपनाया। इस आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम किसानों ने एक साथ संघर्ष किया, जबकि ज्यादातर किसान मुस्लिम और जमींदार हिंदू थे, फिर भी किसानों को एकजुट करने के लिए धर्म का सहारा नहीं लिया गया। दोस्तों यहाँ पर कितनी लाजवाब बात कही गई है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हिंदू मुस्लिम को भुलाकर क्या करना पड़ेगा, एक साथ आना होगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें न मुस्लिमों की गलती है न हिंदुओं की गलती है। हमारे यहाँ अगर कहा जाए बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा थे जो साले एक नंबर के चोर थे। वो क्या किए कि यहाँ पे जब बाहरी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, अर्थात जैसे कौन किया, मोहम्मद गजनबी किया, गोरे किया, बाबर किया, जितने भी बाहरी लोग आए, उसके पहले जैसे आपसे कहा जाए कि यूनान के बहुत सारे मतलब शासक आए, आक्रमण किए, तो क्या करते थे वो अपने साथ महिलाएं नहीं लाते थे। वो क्या करते थे, यहीं के महिलाओं से शादी विवाह करते थे, यहीं पे रहते थे। तो वहीं उन्हीं के बच्चे हैं ये सब जो आज चल के क्या करते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। तो देखिए अगर आप लोग अपना भविष्य देखेंगे कभी भी, तो आप लोग एक हिंदू परिवार से हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए जाति धर्म के मजहब में नहीं पड़ना चाहिए, एक साथ होकर भारत देश को आगे लाना चाहिए। देखिए यही यहाँ ये इसका मतलब उदाहरण देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए, तब जाकर अंग्रेज अधिकारियों की आंख खुली। तो वही बात है कि आज उससे दुगना हमारे देश में एकता की जरूरत है कि सभी अगर एक हो जाएंगे तो हमारा देश अमेरिका ही नहीं, जितने भी विश्व में पावरफुल कंट्री हैं सबको छोड़कर बहुत आगे निकल जाएगा। हमारे देश की जितने भी जनसंख्या है लगभग सभी देशों में 10% से ज्यादा लोग भारत के रहते हैं। अगर वो एक साथ होकर भारत का सपोर्ट कर दें और हम लोग भी जातिवाद को भूलकर एक साथ आगे आए तो आज हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा और भारत के जैसा दूसरा देश कोई विश्व में नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं टॉपिक पे। एकजुट करने के लिए धर्म का सहारा नहीं लिएगा, वही बात, धर्म को छोड़ना पड़ेगा, अर्थात सबको एक साथ होकर वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना रखनी होगी। प्यारे बच्चों, जमींदारों के प्रभुत्व वाली ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने जरूर इसको मुस्लिम किसानों का हिंदू जमींदारों के प्रति विद्रोह बताकर, देखिए ये साले क्या कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं कि संप्रदायवादी रुख दिखाया, लेकिन अभी तक सांप्रदायिक तत्वों का अभाव था, जैसे कि हम 20वीं सदी के आंदोलन में देखेंगे। तो क्या किए कि ये जहर के बीच बो रहे थे, अर्थात ये नाग के दांत बो रहे थे कि आपस में क्या किए ये लोग लड़ मर जाएं, लेकिन क्या था कि सभी लोग क्या थे कि धर्म का सहारा लेना छोड़ दिए थे, तो एकजुटता थी। तो वही चीज आज भी करने की जरूरत है। आगे देखिए, इस विद्रोह से जुड़े किसान संघ के 3 मुख्य नेता हुए, ईशान चंद्र राय, शंभूपाल गांव के मुखिया थे और मुस्लिम जोतेदार खुदी मुल्ला। तो इनका नाम याद कर लीजिए कि इस आंदोलन के 3 नेता कौन कौन थे। ईशान चंद्र राय, इसको नोट्स वगैरह में लिख लीजिएगा, शंभूपाल और मुस्लिम जोतेदार थे खुदी मुल्ला। संयोग से जिस जमींदार पर मुख्य रूप से असर पड़ा वो रविंद्रनाथ के बड़े भाई द्विजेंद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने सरकार से शांति बहाली के लिए एक सख्त कदम उठाने की प्रार्थना करी थी। 1880 के दशक में काश्तकारों के अधिकारों के लिए चल रहे बहस में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से काश्तकारों के पक्ष में अभियान चलाया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी इसका समर्थन किया था। प्यारे बच्चों, बंगाल में कृषि अशांति और काश्तकारी कानून की इस पूरी अवधि का अंतिम प्रभाव के रूप में जोतदार समूहों के विकास को बढ़ावा मिला, जो जमींदारों के रूप में शोषक और परजीवी साबित हुए थे, उनको थोड़ा सा लाभ मिला। प्यारे बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कहा जाता है दक्कन विद्रोह, वो हमारा विद्रोह समाप्त होता है। दक्कन विद्रोह पश्चिम भारत में दक्कन क्षेत्र में, जहां दक्कन का पठार है, वहां ये विद्रोह शुरू होता है। 1875 की बात है। क्षेत्र में किसानों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था से तंग आकर विद्रोह कर दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी उससे विद्रोह मतलब क्या कि तंग आ गए किसान। तो क्या करते हैं, इस दक्कन विद्रोह का विद्रोह शुरू करते हैं 1875 में। किसान यहाँ भी लगान चुकाने के लिए महाजनों, जो कि बाहर से आए हुए गुजराती मारवाड़ी थे, उनके कर्जों में डूब गए थे। ये साल इतना ज्यादा किसानों पर क्या करते थे, टैक्स लगाते थे, ये लोग कर्ज में डूब गए। 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो जाने से कपास के निर्यात में और कीमतों में भारी गिरावट आई, जिससे क्या होगा, किसान और ज्यादा क्या हो जाएगा, बेहाल हो जाएगा। भारी गिरावट आई, इसने महाराष्ट्र के किसानों को प्रभावित किया, वही बात। और सरकारों ने 1867 में लगान के दर में 50% की वृद्धि कर दी है। देखिए 50% की जब वृद्धि करोगे किसान क्या होगा, वही अपराध का रास्ता अपनाएगा। क्यों अपनाएगा, क्योंकि वो दे ही नहीं पाएगा। तब इतना भुखमरी थी
कि कहाँ से देगा। आपको पता है कि 1999 के बाद हमारे देश के लोगों ने गेहूं की रोटी खानी शुरू की। उसके पहले आप लोग जानते ही हैं मोटे अनाजों की रोटी खाते, बजड़ी हुआ कुछ भी हुआ, इस मक्का वगैरह इसकी रोटी खाते थे। लेकिन अब जाके 1999 के बाद से तो हम लोग गेहूं की रोटी खाना शुरू कर दिए थे। तो 1800 कब की बात है, 67 में, जब लगान की दर में 50% की वृद्धि होगी तो भूखा मर जाएगा। तो क्या करेगा, अपराध का रास्ता अपनाएगा। प्यारे बच्चों आगे देखिए, 1872 में किसानों और महाजनों के बीच में तनाव बढ़ा। वही बात, जब इतना कर दोगे तनाव बढ़ेगा ही। और किसानों ने बाहरी महाजनों का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत सुरूर तालुका के कारदाह गांव में एक छोटी सी घटना से हुई। इसको याद रखिएगा, सुरूर तालुका के करदाह गांव में एक छोटी सी घटना हुई। सामाजिक बहिष्कार इस कदर बढ़ा कि महाजनों के खेत भी जोतने से किसानों ने मना कर दिया कि हम आपके यहाँ काम भी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि धोबी, न्यायी और चर्मकारों ने भी महाजनों की सेवा देने से इनकार कर दिया। कि धोबी भी बोला कि हम आपके न तो कपड़ा धुलेंगे और ना ही बोला ना बाल काटेंगे। चर्मकारों ने बताया कि हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। बहिष्कार पुणे, सतारा, सोलापुर ये सब जितने स्थान है सब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र हैं, जैसे अहमदनगर तक पहुंच गया। लेकिन जल्दी ही इसने हिंसात्मक मोड़ लिया और किसानों ने महाजनों और सूदखोरों के घर हमला कर ऋण की कागजात में आग लगा दी। जब आग लगा दिए तो उनका जो डाटा तैयार किए थे कि इतना न कर फला किसान को देना है, तो वो सब क्या होगा, जलकर राख हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो बहुत अच्छा काम किए। अगर इनके जगह हम होते तो हम भी यही करते। अगर आप लोग होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप क्या करते। सरकार ने कड़ी कार्यवाही कर विद्रोह को कुचल दिया। कुछ छोटी वारदातें होती रही, लेकिन 1879 में किसान राहत अधिनियम बनने से ये विद्रोह शांत हो गया। इस आंदोलन ने किसानों को महाजनों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किए। पबना और नील विद्रोह की तरह इसमें भी बुद्धिजीवियों को सक्रिय भूमिका रही। वही बात, जब इतना हमारे देश के लोग देखेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, एक सक्रियता है। 1873 में जस्टिस रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा के माध्यम से भू राजस्व समझौता अधिनियम 1867 के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों हम यही पे वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत सारे और छोटे मोटे आंदोलन हुए थे, जैसे मालाबार में मोपला आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था। 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, किसानों को संगठित कर लूटपाट मचाई थी। 1872 में पंजाब में बाबा राम सिंह के नेतृत्व में कूका आंदोलन हुआ था, लेकिन सभी 49 विद्रोहियों को मारकर इसको कुचल दिया गया। असम में 1893 में लगान की ऊंची दरों के विरुद्ध भी एक आंदोलन चलाया गया था। और 1857 के बाद किसान आंदोलनों का चरित्र क्या था उसको भी देख लीजिए। किसानों की मांगे मुख्यतः आर्थिक समस्याओं से संबंधित थी। इनके मुख्य दुश्मन विदेशी बागान मालिक, देसी जमींदार, महाजन और सूदखोर थे। आंदोलनों के उद्देश्य सीमित होते थे और व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित इन आंदोलनों में औपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएगी। इनका उद्देश्य अधीनस्थ